नमस्कार साथियों। अब हम डीपीएसपी अर्थात राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में पढ़ेंगे। नीति निर्देशक तत्व क्या है? यह राज्य को कानून बनाते समय या नीतियों को लागू करते समय या नीतियां बनाते समय राज्य को इन नीति निर्देशक जो संविधान का एक निर्देश है राज्य को ध्यान में रखेगा और इसके अनुसार या इसके उद्देश्यों को पूरा करते हुए करने वाला कानून और नीतियों को बनाएगा। ये विधायिका एवं कार्यपालिका के लिए है। और सबसे महत्वपूर्ण बात तीसरा में है कि ये गैर न्यायोचित है, मतलब कोई न्यायालय में जाकर इसे लागू करने के लिए सरकार को बाध्य नहीं कर सकता है। आर्थिक एवं सामाजिक लोकतंत्र स्थापना, कल्याणकारी राज्य का तत्व रखना, मतलब नीतियों में और कानून बनाते समय ये शासन में मूलभूत रहेंगे। मतलब ये शासन का मूलभूत जो उद्देश्य है वो आर्थिक सामाजिक लोकतंत्र का स्थापना करना, कल्याणकारी राज्य बनाना, ये इसका उद्देश्य है नीति निर्देशक तत्व का। और इसका सबसे महत्वपूर्ण महत्व इस बात के लिए है कि ये न्यायालय को मदद करता है किसी विधि की संवैधानिकता को निर्णय करने में। जैसे कि मान लीजिए कोई विधि बना है, कोई कानून बना है और वो मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है, पर उसका उद्देश्य है नीति निर्देशक तत्वों को लागू करना, तो उस समय उस कानून की असंवैधानिक होने की संभावना को खत्म करेगा, मतलब असंवैधानिक होने से बचाएगा ये नीति निर्देशक तत्वों का तत्व। और न्यायालय को मदद करेगा यदि उस कानून का उद्देश्य नीति निर्देशक तत्व को लागू करना है तो मौलिक अधिकार में हल्का उल्लंघन भी होता है जो बहुत नुकसानदेह न हो तो उसे असंवैधानिक न घोषित किया जाए। ये बहुत बड़ा इसका महत्व है नीति निर्देशक तत्व का। अब हम रटने की ओर बढ़ेंगे, मतलब याद भी तो करना जरूरी है। वर्गीकरण क्या है? इसे समाजवादी, गांधीवादी और उदारवादी में वर्गीकरण करते हैं। तब पहला, समाजवादी में कौन कौन से नीति निर्देशक तत्व है? लोक कल्याण, तीनों न्याय अर्थात राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तीनों न्याय और उस असमानता को हटाना, ये अनुच्छेद 38 में है। और ध्यान रहे इसमें राज्य की जो परिभाषा है वही है जो मौलिक अधिकार में परिभाषा है। जो मौलिक अधिकार में अनुच्छेद 12 में दिया हुआ है वही परिभाषा यहाँ भी है। ये अनुच्छेद 37 में है। ये अनुच्छेद 37 में कहा गया है। 38 में क्या है? लोक कल्याण, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तीनों न्याय, असमानता को हटाना इत्यादि। दूसरा है अनुच्छेद 39 में सुरक्षित जीविका, सम वितरण, मतलब जो संपत्ति है या उत्पादन का जो साधन है उसका समान वितरण, समान वेतन, मतलब महिला पुरुष को समान वेतन, बलात्सर्म नहीं होना, बालक स्वास्थ्य का ध्यान देना, ये भी नीति निर्देशक तत्वों का महत्वपूर्ण भाग है जो अनुच्छेद 39 में है। और अनुच्छेद 39 क में जिसे संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़ा गया है 42वां, निःशुल्क विधिक सहायता, बहुत ही महत्वपूर्ण। निःशुल्क विधिक सहायता ये 39 क में है, अनुच्छेद 39 क। संरक्षित काम की दशा हो, काम पाने का अधिकार, शिक्षा, बेकारी या बीमारी में सार्वजनिक मदद, ये इस टाइप का सरकार को कोशिश करना चाहिए कि लोग बेकारी या बीमारी के समय में उनको मदद करे, उनको काम पाने में मदद करे, रोजगार दिलाए, शिक्षा सुनिश्चित करे। ये सरकार का उद्देश्य होना चाहिए। ये बातें हैं अनुच्छेद 41 में। किस अनुच्छेद में? 41 में। काम का न्याय संगत दशा जो है वो 42 में, मतलब काम करा रहे हैं लेकिन उस काम कराने की जो दशा है
वो न्याय संगत होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मतलब किसी भी परिस्थिति में काम करा रहे हैं, बहुत धूप है, लोग बीमार होने का डर है, साफ सफाई नहीं है, तो उस वैसा दशा नहीं होना चाहिए, न्याय संगत दशा होना चाहिए। ये अनुच्छेद 42 बोलता है। ये सब क्या है? समाजवादी नेचर का, आप समझ सकते हैं। ये सब क्या समाजवादी नेचर का है, मतलब लोगों को समान वितरण, काम पाने का अधिकार, ये सब दे रहा है। वेतन पाने का मतलब न्याय संगत वेतन पाने का, न्याय संगत दशा होना, ये सब क्या है? ये सब समाजवादी नेचर का है, समाजवादी प्रकृति का है, इसीलिए इसको समाजवादी बोलते हैं। अब अगला है अनुच्छेद 43, कर्मकारों का जीवन स्तर, सांस्कृतिक अवसर। मतलब जो काम कर रहे हैं किसी कंपनी में, सरकारी उद्योग में, सरकारी जगहों पर, तो उनको जीवन स्तर को सुधारना, सांस्कृतिक अवसर देना इत्यादि भी राज्य का कर्तव्य है। उद्योग के प्रबंधन में कर्मकार का हिस्सा होना, ये 43 क में है, बहुत महत्वपूर्ण है। इसको भी जोड़ा गया है, संवैधानिक संशोधन से जोड़ा गया है, और ये भी शायद 42वां ही संशोधन से जोड़ा गया है, 43 क। इसलिए 42 संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। और एक और बात आपको बता देते हैं, पेशा अधिनियम 1996 को संविधान के भीतर संविधान भी बोला जाता है। बहुत रोचक विषय है, इसलिए आपको बता रहे हैं। और 42वां संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, मिनी संविधान बोलते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, पोषाहार होना, लोगों का स्वास्थ्य का देखभाल करना, ये भी नीति निर्देशक में है। अनुच्छेद 47 ये हो गया। अब समाजवादी हो गया, गांधीवादी में आते हैं। गांधी जी क्या बोले थे? ग्राम पंचायत होना चाहिए, स्व सरकार होना चाहिए। तो ये अनुच्छेद 40 में है, ग्राम पंचायत स्व सरकार, मतलब निचले लेवल पर सरकार होना, लोकतांत्रिक सरकार होना, ये गांधी जी का कहना था। कुटीर उद्योग पर जोर देते थे, इसलिए वो भी है इसमें अनुच्छेद 43 में। और सहकारी समिति, क्या सहकारी समिति, इसका भी प्रकृति जो है ग्राम पंचायत से मिलता जुलता है, सहकारी समिति का। तो ये ट्रिक है याद करने का कि सहकारी समिति भी ग्राम पंचायत के जैसा ही प्रकृति रखता है। और ये 43B में है। 43 में कुटीर उद्योग, अब जब उद्योग का स्थापना हो गया तो उसमें भाई सहकारी समिति बनाइए, तो 43B में। अनुसूचित जाति जनजाति का रक्षा करना, मतलब अनुसूचित जनजाति का विकास में सहयोग करना भी राज्य का कर्तव्य है, ये है अनुच्छेद 46 में। और गाय, बछड़ा, दुधारू जो पशु हैं उनके बलि पर रोक, ये अनुच्छेद 48 में है। देखिए हमारे संविधान निर्माता ने मतलब जो हमारे उपयोगी जंतु हैं, जैसे गाय, भैंस और दुधारू पशु, उन पर भी, उनके बलि पर भी रोक लगाता है। बलि पर, ऐसे मारने पर भी, मतलब ऐसे कोई मार रहा है जैसे नहीं, लोग उस दुधारू जानवर को स्वार्थ, ये तो स्वार्थगत नेचर है ना, कि मतलब गाय दूध देना बंद कर देगी तो हम उसको मारेंगे, ये गलत बात है। तो ये सब पर भी रोक लगाने का काम नीति निर्देशक तो ऐसा राज्य को बोलता है, नीति निर्देशक। फिर नशीली दवाओं पर भी रोक लगना चाहिए, ये अनुच्छेद 47 में है। अब गांधीवादी हो गया। अब उदार बौद्धिक सिद्धांत पर हम लोग ध्यान देंगे। समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44, यूसीसी बोलते हैं। इसमें सभी के लिए, सभी नागरिकों के लिए, उनका धर्म, जाति, ये सबको ध्यान में न रखते हुए सबके लिए समान कानून। नागरिक संहिता का मतलब जो पारिवारिक मामला है उससे संबंधित जो कानून बनेंगे वो सबके लिए समान होंगे। ये बात राज्य को निर्देश करता है डीपीएसपी। तो ये 44वां बोलता है। अभी देखिए देश में कहीं लागू नहीं है, बस गोवा ही ऐसा राज्य है जो समान नागरिकता संहिता रखता है। इसके दूसरे भाग में है निःशुल्क शिक्षा 14 वर्ष तक। ये अनुच्छेद इसमें नहीं लिखे हैं, लेकिन ये 45 में है।
निःशुल्क शिक्षा 14 वर्ष 45 में है। आधुनिक कृषि मतलब कृषि को आधुनिक या वैज्ञानिक ढंग से करना, ये अनुच्छेद 48 में है। पर्यावरण की रक्षा करना, जो आजकल पर्यावरण बहुत खराब हो रहा है हम लोग मानव हस्तक्षेप से, उसकी भी बात कहा गया है अनुच्छेद 48 में। और अनुच्छेद 49 में ऐतिहासिक संरक्षण, मतलब जो भी हमारा पुराना जो ऐतिहासिक मतलब विरासत है, वो चाहे मंदिर वगैरह हो, पुराना मंदिर या और भी कुछ हो, विरासत सांस्कृतिक विरासत भी, मतलब धर्म ग्रंथ भी या और भी बहुत सारा मोनूमेंट्स हो, ताजमहल वगैरह, ये सब का भी संरक्षण करने का भी राज्य को निर्देश देता है डीपीएसपी। अनुच्छेद 49 याद रखिएगा, अनुच्छेद 49। न्यायालय एवं कार्यपालिका को अलग रखना, मतलब ये पावर का सेपरेशन है, माने शक्ति का अलग अलग शक्ति को विभाजीकरण करने का ये प्रकृति रखता है। न्यायालय का कार्य और कार्यपालिका दोनों को अलग अलग रखना, एक ही आदमी सब दोनों शक्ति का उपयोग नहीं करे। ये भी है अनुच्छेद 50 में। अंतर्राष्ट्रीय शांति को बनाए रखने की कोशिश करना, ये अनुच्छेद 51 में है। और अनुच्छेद 48A में, देखिए 48 में हम लोग क्या क्या पढ़े थे, आधुनिक कृषि या वैज्ञानिक कृषि, पर्यावरण और वन्य जीवन, तो हमसे जोड़ सकते हैं इसे 48A में है क्या, वन्य जीवन। और बलि पर रोक, जो बलि पर रोक है वो भी 48 में है। देखिए ये सब जोड़ सकते हैं, बलि पर रोक जो है वो भी 48 में है। तो एक बार हम फिर से इसको याद करने की कोशिश करते हैं। चाहे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ऐसे हम दे देते हैं। समाजवादी में क्या क्या है, तीनों न्याय मतलब राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, लोक कल्याण, असमानता हटाना 38 में, सुरक्षित जीविका, सम वितरण, समान वेतन, बलात् श्रम को हटाना, बालक स्वास्थ्य पर ध्यान देना 39 में। 39 क्या में, निःशुल्क विधिक सहायता, संरक्षित काम पाने का अधिकार अनुच्छेद 41 में, काम का न्याय संगत दशा 42 में, कर्मकारों का जीवन स्तर, सांस्कृतिक अवसर 43 में, 43 क में, उद्योग के प्रबंधन में हिस्सा, पोषाहार, लोक स्वास्थ्य 47 में, ग्राम पंचायत, स्वरोजगार, स्व सरकार 40 में, 43 में कुटीर उद्योग, 43B में सहकारी समितियां, अनुसूचित जनजाति जाति 46, गाय बछड़ा आदि के बलि पर रोक 48, नस्ली दवा 47, यूसीसी 44, निःशुल्क शिक्षा 14 वर्ष 45, कृषि आधुनिक कृषि 48, पर्यावरण 48 और वन्य जीवन 48A, ऐतिहासिक संरक्षण 49, न्यायालय एवं कार्यपालिका को अलग रखना 50, अंतर्राष्ट्रीय शांति 51। ये फिर से हम आप लोगों को याद कराने के लिए कोशिश किए। नीति निर्देशक तत्वों का आलोचना होता है क्योंकि कोई कानूनी शक्ति नहीं है, क्योंकि ये न्यायोचित नहीं है, तर्कहीन व्यवस्था, वर्गीकृत नहीं, वैज्ञानिक आधार सुझाया नहीं गया है इसमें, ऐसा लोग आलोचना करते हैं। सबका अपना अपना सोच है। रूढ़िवादी राजनीतिक दर्शन पर आधारित संवैधानिक टकराव, मतलब संवैधानिक टकराव होता है कई बार मौलिक अधिकार से, इसका विभिन्न उपयोगिता का है, मूल अधिकार का पूरक, अगर इसको माना जाए तो मूल अधिकार का एक पूरक भी है, उसका साथ में काम कर सकता है। इसे सकारात्मक ढंग से देखें तो न्यायालय का मार्गदर्शक भी है। तो अब बताएं ही कि न्यायालय को निर्णय देने में मदद करता है, संवैधानिकता किसी कानून का निर्णय देने में। आम राजनीतिक घोषणा है ताकि सरकार कैसे चल रही है उसका मूल्यांकन कर सकते हैं। ये हमारा नीति निर्देशक तत्व खत्म हुआ। आगे हम लोग मौलिक कर्तव्य देखेंगे। धन्यवाद।